हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। आज मैं आपको भूगोल विषय के बारे में कुछ बताऊंगा। आज मेरा टॉपिक है अक्षांश देशांतर रेखा और पृथ्वी की गति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी हमारा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी पर 3/4 पानी पाया जाता है। इसकी वजह से पृथ्वी का रंग नीला दिखता है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे में, जिसे एक सौर वर्ष कहा जाता है। एक सौर वर्ष 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी अपने अक्षांश पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूमती है। इस कारण दिन रात होते हैं। अब हम चलते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है? इरेटोस्थनीज के बारे में जान लेते हैं। इरेटोस्थनीज एक यूनानी विद्वान थे जिन्होंने भूगोल को एक अध्ययन शास्त्र के रूप में सर्वप्रथम परिभाषित किया। उनको भूगोल का पितामह भी कहा जाता है। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल को जियोग्राफी का शब्द दिया। जियोग्राफी का शब्द इरेटोस्थनीज द्वारा दिया गया है। अब हम चलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में लैटिट्यूड्स भी कहा जाता है। लैटिट्यूड। अब हम जान लें अक्षांश रेखाएं हैं क्या। पहले तो पृथ्वी के बारे में जान लें। पृथ्वी के केंद्र से जो रेखा गुजरती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। वह रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है उसको विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या लाइन ऑफ इक्वेटर कहा जाता है। दो भाग में उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। अब देखते हैं अक्षांश लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स जो है ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं। लैटिट्यूड्स अक्षांश रेखाएं एक तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। सबसे बड़ा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश सबसे कम मान होता है। 0 डिग्री अक्षांश। अब 0 डिग्री अक्षांश से जब उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो कोण बनता है भूमध्य रेखा से। तो जब ध्रुवों पर जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश पर सबसे बड़ा अक्षांश माना जाता है, उसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश। या 90 डिग्री का अक्षांश बनता है। और इसी तरह हम दक्षिण दिशा में जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री का सबसे बड़ा अक्षांश माना जाता है। सबसे बड़ा अक्षांश ध्रुव पर दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश, और विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश। अब हम जान लेते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है? तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा एक तरह की अक्षांश रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री उत्तर दिशा, 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में जो रेखा स्थित है उसको कर्क रेखा कहते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो रेखा पाई जाती है उसको मकर रेखा कहा जाता है। तो इस तरह से ये कर्क रेखा और मकर रेखा ये दोनों क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स हम कहते हैं। देशांतर रेखाओं को लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड्स। अब देशांतर रेखाओं की विशेषता हम जान लेते हैं। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं। किस तरह की रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं की विशेषता के बारे में हम जान लेते हैं। देशांतर रेखाएं जो है आपस में समानांतर नहीं होती है, जबकि अक्षांश रेखाएं समानांतर विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। और अक्षांश रेखाएं इसके विपरीत देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, दो देशांतर रेखाओं के बीच
ध्रुवों पर दूरी जो है 0 डिग्री हो जाती है। सबसे कम होती है ध्रुवों पर दूरी दो देशांतर रेखाओं के बीच, ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होती है। और जैसे जैसे हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे तो दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी हो जाएगी। सबसे अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होगी, वो कितनी होगी? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच के अधिकतम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। इसी तरह से हम अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। दो अक्षांशों के बीच में जो दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच में दूरी दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। अब हम वर्ष के बारे में जानेंगे। पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर परिक्रमा करती है, उसको परिक्रमण करते हैं, और एक परिक्रमा को एक सौर वर्ष कहा जाता है। एक सौर वर्ष। अब हम सौर वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। सौर वर्ष क्या है? सौर वर्ष एक सौर वर्ष 365 दिन तथा 6 घंटे का होता है। एक सौर वर्ष जो है 365 दिन 6 घंटे का होता है। तो एक सौर वर्ष पूरा होने पर कैलेंडर वर्ष 6 घंटे बढ़ जाता है। एक सौर वर्ष पूरा होने पर कैलेंडर वर्ष 6 घंटे बढ़ जाता है। इसलिए 6 घंटे को 4 साल के 6 घंटे को जोड़कर चौथे साल में फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है, और कुल दिनों की संख्या हो जाती है 366 दिन। तो उसको कहते हैं लीप वर्ष है। लीप वर्ष या अधिवर्ष। लीप वर्ष या अधिवर्ष। तो लीप वर्ष या अधिवर्ष में दिनों की संख्या हो गई, कुल दिनों की संख्या हो गई हमारी 366 दिन। और इस लीप वर्ष में फरवरी जो है हमारी हो जाएगी 29 दिन की। फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। फरवरी 29 दिन की। तो यहां से हम समझे कि लीप वर्ष वह वर्ष है जिसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी जो है 29 दिन की होती है। अब हम चलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पर। सूर्य ग्रहण को अंग्रेजी में हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स। और चंद्र ग्रहण को कहते हैं हम लोग ल्यूनर एक्लिप्स। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खगोलीय घटनाएं हैं। किस तरह घटना? खगोलीय घटनाएं हैं। इसमें देखिए सबसे पहले सूर्य ग्रहण में चलते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है? ये हमारा सूर्य है। सूर्य और पृथ्वी, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। ये सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? अब देखिए सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को। अमावस्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं न्यू मून। अब आते हैं हम चंद्र ग्रहण पर। चंद्र ग्रहण में क्या होता है?
अब देखिए ये है चंद्र ग्रहण, थोड़ा सा सूर्य को हम सही कर दें। देखिए ये है चंद्र ग्रहण की स्थिति। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो ये स्थिति कहलाती है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को। इसको कहा जाता है फुल मून। फुल मून। अब थोड़ा सा हम पृथ्वी के रोटेशन के बारे में जान लेते हैं, घूर्णन के बारे में। घूर्णन गति, घूर्णन गति। पृथ्वी अपने अक्षांश पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्षांश पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम से पूर्व की ओर। इस कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। तो हम देखते हैं पृथ्वी एक चक्कर लगाती है, एक दूरी पर एक चक्कर घूमती है, तो एक दिन और एक रात होता है, मिला के 24 घंटा। 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री। 360 डिग्री। इस तरह से एक घंटे में पृथ्वी घूमेगी। एक घंटे में पृथ्वी घूमेगी, कितना डिग्री घूमेगी, 360 डिग्री बटा 24 बराबर 15 डिग्री। तो हम देखते हैं कि एक घंटे में पृथ्वी जो है 15 डिग्री घूमेगी और 24 घंटे में 360 डिग्री। अब हम निकालते हैं कि एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। एक डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि एक घंटे में पृथ्वी घूम रही है 15 डिग्री। तो एक घंटे में मिनट होते हैं 60 मिनट। 60 मिनट। तो एक डिग्री घूमने में देखिए एक डिग्री घूमने में लगा समय बराबर, एक घंटे में घूम रहे हैं 15 डिग्री, तो एक घंटे में 60 मिनट हुए। 60 मिनट बटा 15 बराबर हो गया 4 मिनट। 4 मिनट। 4 मिनट में पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमेगी। इससे क्या क्लियर होता है, 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।